हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैं आप सभी को रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस की तैयारी करा रही हूं, तो आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सेकंड क्लास है, जिसमें हम सितंबर 2021 वाला पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, मैं अगर आपको सीधा आंसर बता दूं तो ये मेरे लिए भी आसान होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ मैं आपको सही आंसर बताऊंगी तो आपको ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ना ही साइंस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो इस तरीके से अगर मैं तैयारी कराऊंगी तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट रहेगी। इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी भी बेटर हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। और अगर इन कॉन्सेप्ट से कोई नया क्वेश्चन बनता है रीट एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन कर पाए। और ये सभी क्लासेस बाईलिंगुअल हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश या हिंदी मीडियम से हैं, उन सभी को ये क्लास हेल्प करेंगी रीट 2025 लेवल 2 साइंस को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज वाली, उसमें मैंने आपको 2022 वाला पेपर सॉल्व कराया है। उसमें भी मैंने सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझाया है। और आज के पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में समझाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, और अगर कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रही हूँ क्लासेस। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए, आपकी रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस की तैयारी अच्छी होगी। जब आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें मिल रही हैं। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज द यूनिट ऑफ अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का, यानी कि दाब। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम एनर्जी को किससे नापते हैं? एनर्जी को हम जूल से नापते हैं। इसी तरीके से जब हम डिस्टेंस को नापते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर या फुट का प्रयोग करते हैं। जब हम मास यानी कि द्रव्यमान को नापते हैं तो ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। बल यानी कि फोर्स का क्या है? एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तो किस में नापते हैं? केल्विन में। और ये सभी आप नोट कर लेना। अभी जो पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो आप सभी नोट करते हुए चलना। फिर जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन कर दूंगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा संचारण की किस विधि के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और ये वैक्यूम में भी हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने आपको हीट ट्रैवलिंग की तीनों प्रोसेस, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये तीनों एक्सप्लेन करी थी। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रोसेस के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो बाया रेडिएशन। तो इसीलिए आप सभी क्लासेस को फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे ये पूछा है कि दो समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी है, अब उससे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ इमेज हमसे यहाँ पर पूछा है। तो जो भी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी? वो उसके एंगल यानी कि कोण पर डिपेंड होती हैं। अब यहाँ पर हमें जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आप सभी नोट कर लेना। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन ए। ए क्या है? जो भी एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 6 निकल कर आएगा। तो 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए आप इसमें -1 करेंगे। तो जब -1 करेंगे तो आपका 5 आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 5। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? 5। अगर इवन नंबर आता है तो आप -1 करेंगे, अदरवाइज ऑड में आपको -1 नहीं करना है। तो इवन और ऑड क्या है ये तो आप सभी को मालूम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के की डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जो ध्वनि की तीव्रता है वो किसके द्वारा नापी जाती है? एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्र केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो ये कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड
एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज तार किसके आधार पर काम करता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पर थर्मल दिया है, अगर आपको इसकी जगह हीटिंग इफेक्ट दे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज वायर जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर वर्क करता है। जब रेट ऑफ अमाउंट ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक करंट का तो फ्यूज मेल्ट होकर टूट जाता है अधिक गर्म होने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर आपसे किलोमीटर पर हावर में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 40,270 किलोमीटर पर हावर में, अगर हमसे पूछे। अब पलायन वेग होता क्या है? वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी वस्तु को वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर फेंका जाए और वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, अर्थात पृथ्वी की कक्षा से वापस ना आए, पलायन वेग कहलाता है। अगर इससे अधिक वेग हो जाएगा तो पिंड अंतरिक्ष की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। तो ये सिंपल है, स्कैनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्कैनर क्या करता है? जब हम किसी इमेज को प्रिंट करते हैं या किसी टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं या फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो स्कैनर डिजिटल इमेज में इन चीजों को परिवर्तित कर देता है और ये एक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब ओएमआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग उन दस्तावेजों का डाटा कैप्चर करने के लिए किया जाता है जिनमें पूर्व निर्धारित फील्ड या चेक बॉक्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं सीटेट का या कोई भी एग्जाम आपने दिया जिसमें ओएमआर फिल आपको करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो पूर्व निर्धारित होता है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, ये पहले से ही फीडेड होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से प्लॉटर क्या है? यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें एक या अधिक ऑटोमेटिक पेन के साथ कागज पर रेखाएं या फिर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। MICR, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से चेक को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि जो चेक पर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए संकेत होते हैं उनकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसवी किस तत्व का प्रतीक है? तो ये किसका है? एंटीमनी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एंटीमनी क्या है? ये एक मेटलॉइड यानी कि उपधातु है। इसका एटॉमिक नंबर 51 होता है। इसका लैटिन नाम स्टीवियम है, इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो Sb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो यौगिक कौन सा है? वाटर। बाकी सभी डायमंड है, ग्रेफाइट है, ओजोन है, ये सभी क्या है? एलिमेंट यानी कि तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेटल हैविंग लॉस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमोंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है, तो वो कौन सी हो जाएगी? ए, गैलीनियम। इन चारों में से गैलीनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट बताऊंगी, आप सभी नोट कर लेना। हो सकता है जो रीट 2025 फरवरी में आने वाला है उसमें आपको डिजिट दे दे और पूछे कि ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो गैलीनियम का कितना हो गया? 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से बिस्मिथ का कितना हो जाएगा? 271.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीमनी का हो जाएगा 630.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 630.6 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्सेनिक का क्या हो जाएगा? 816.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 816.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पिंक। जो फिनोल्फ्थीन होता है वो एल्केलाइन मीडियम में पिंक कलर देता है और एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेट्राफिथैलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डेक्रोन। जो डेक्रोन है वो एक कोपॉलीमर है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेट्राफिथैलिक एसिड का। ये कलरलेस है और हाई ट्रांसपेरेंसी होती है इसकी। इसका उपयोग सिंथेटिक फाइबर के लिए किया जाता है। इसे कॉटन के साथ मिक्स करके ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो टिकाऊ हों, आसानी से रंगे जा सकें और सिलवटें उसमें ना पड़े, यानी कि सिलवटों से सुरक्षित रहे। इसका उपयोग बोतल और पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आर्लोन कैसा है? यह एक कंडेंसेशन पॉलीमर है।
रेयॉन क्या है? रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। नायलॉन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथिलीन डाइमाइन के साथ मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगमनात्मक विधि का एक शिक्षण सूत्र है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? नोन टू अननोन जाना, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, ये क्या है? इंडक्टिव मेथड है। बाकी सभी जो है वो डिडक्टिव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग यहाँ पर हो जाएगा सी, रेबीज। जो रेबीज है वो वायरस डिसीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और ये आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि पशु के काटने से फैलती है। टाइफाइड क्या है? ये साल्मोनेलिया टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये दूषित भोजन या पानी से फैलता है। मलेरिया, ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो कि फीमेल एनाफ्लीज होती है। मच्छरों के काटने से ये फैलता है। नेक्स्ट है डायरिया, ये एक इन्फेक्शन डिसीज है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सभी के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे होता है डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खमीर एक उदाहरण है। तो किसका है खमीर उदाहरण? फंजाई। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो फंजाई होता है वो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एलगी ये एक ऑटोट्रॉप्स है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड हैबिटेट प्लांट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल्डेनेला। जो सोल्डेनेला प्लांट है उसको हम स्नो बॉल के नाम से भी जानते हैं, ये आप नोट कर लेना। ये एक कोल्ड हैबिटेट प्लांट है। ये यूरोपीय पहाड़ों जैसे कि अल्पांस और बाल्कन में अल्पांस घास के मैदानों में पाया जाता है। अब जो हाइड्रिला है ये एक एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ठंडे और गर्म पानी का नेटिव यानी कि मूल निवासी है। यह एक एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पौधा है। नागफनी, जो नागफनी है वो कांटेदार होता है। कैक्टस के रूप में भी इसे जाना जाता है। जो बैम्बू प्लांट है इसकी अधिकांश स्पीसीज 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें यहाँ पर हमें डिसीज दी हुई है और ये किससे होती है वो हमें दिया हुआ है, तो हमें मैच करना है। तो ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड हमने अभी समझा था, साल्मोनेला टाइफी से होता है। काली खांसी, तो ये होता है बॉर्डरटेला परट्यूसिस से। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक, तो ये हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर से। तो ये हमें किस में दिया हुआ है? ए का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का बी। तो ये हमें सी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये सिंपल है, लिवर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन हैज फॉर्मिंग फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है उसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जानते हैं और इसे ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, और ये सभी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ऑर्गन है जो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। यह सेक लाइक ऑर्गन होता है, यानी कि थैली जैसा दिखता है। इसे सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, कई सेलुलर प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एल्गी और अनयूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बडिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हॉट स्पॉट वाज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसिनरेशन, यानी कि भस्मीकरण। ये जो प्रोसेस है वो बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजिंग के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है। इसमें जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और ये पैथोजेंस एंड शार्पर्स को भी नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए सलीम अली। ये एक नेचुरलिस्टिक और ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ एन एडल्ट मैन इज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6। मोस्टली एडल्ट में 12 मोलर टीथ होते हैं, 3 इन ईच क्वाड्रेंट ऑफ द माउथ, यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश में 3 होते हैं। तो इस तरह से अपर जॉ में 6 होंगे। टोटल एडल्ट हैव 32 टीथ, जिसमें 8 इंसीजर, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ वो आप सभी नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइंटिफिक लॉ। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के बाद किस प्रकार के शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेमेडियल टीचिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। साइंस टीचिंग में स्टूडेंट्स को आफ्टर डायग्नोस्टिक स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।